वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून आप सभी को माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार ITI 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। और दोस्तों, यदि आपको डेली क्लासेस PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से जुड़ जाइए। अगर आपको डेली क्लासेस PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का PDF और नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस क्लास को। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गई है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जी बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। यानी भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है जवाहर टनल, वह किस राज्य में स्थित है? तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी जम्मू और कश्मीर में यह स्थित है। ठीक है, अगर बात की जाए बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो अगर यहाँ पे आपसे पूछ दी जाएगी कि भारत की सबसे लंबे रेलवे सुरंग कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, बिल्कुल फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। रेलवे सुरंग कौन सी है? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी की जवाब आ रही है यहाँ पे पीर पंजाल सुरंग, इट इज़ करेक्ट आंसर। जी हाँ, यानी यहाँ पे भारत की जो सबसे लंबी हमारा रेलवे सुरंग है वो कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बिहार DLED एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी पूछी जा रही है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? जी बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे वृद्ध गंगा से किस नदी को जाना जाता है? बताएंगे फटाफट। यहाँ पे कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी? बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर, फटाफट बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पे फेमस यह नदी है बच्चों। आप सभी को ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृद्ध गंगा नदी ये VBI क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर उठाकर, उसमें यह क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएगी। तो वृद्ध गंगा को किस नदी को जाना जाता है, यानी वृद्ध गंगा से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें विकास परिषद के अध्यक्ष कौन कहलाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप सभी लोग। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी? तो जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष यहाँ पे प्रधानमंत्री कहलाते हैं। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किया है देन आंसर आपका यहाँ पे सही है, प्रधानमंत्री कहलाते हैं। अगर राष्ट्रीय विकास एक कार्यकालीन निकाय है जिसे सरकार द्वारा बच्चों, जी हाँ, जिसे सरकार द्वारा 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो आप लोग ये चीज़ को लिख लीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको विश्व व्यापार संगठन से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है अबू धाबी में, ऑप्शन सी जनेवा में या ऑप्शन डी नई दिल्ली में? जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, जनेवा कहाँ पे है बच्चों? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, इस कंट्री का नाम भी आप लोग लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे इसकी स्थापना भी लिख लीजिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष
ठीक है। कब? तो 1995 ईस्वी में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, जी हाँ, जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर इसकी बात की जाए, इस संगठन में कितने सदस्य हैं, कितने मीन्स कहने का मतलब कि कितने देश का यहाँ पे संगठन है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों की वर्तमान समय में 164 देश इस संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में आप इसमें कुल कितने सदस्य ऐड हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे 164 देश, ठीक है, इस संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये सब। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जी हाँ, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है, आप सभी को बतानी है यहाँ पे। बिल्कुल फास्ट। कंचनजंगा, K2, नंदा देवी या धौलागिरी? जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग यहाँ पे। करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी कंचनजंगा है। अगर बात की जाए कंचनजंगा की, तो बच्चों ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दी जाएगी कि दुनिया की तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सी है, तो ये भी बच्चों यहाँ पे कंचनजंगा होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के तौर पे आप लोग लिख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, जी हाँ। फिर बच्चों यहाँ पे बात आई है K2 की। तो K2 को बच्चों माउंट गॉडविन ऑस्टेन के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा K2 को माउंट गॉडविन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है आपके लिए। माउंट गॉडविन ऑस्टेन के नाम से भी जाना जाता है और ये बच्चों दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए अब। और उसके बाद दोस्तों अगर धौलागिरी पर्वत की बात की जाए, तो धौलागिरी चोटी यह नेपाल में स्थित है। जी हाँ, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है और यह दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी भी है। जी हाँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत कौन सी है, तो यहाँ पे बच्चों धौलागिरी पर्वत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है बच्चों। एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप लोग नोट करते हुए आगे की ओर मूव कीजिएगा। दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? धौलागिरी है। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया बच्चों कि कंचनजंगा, तो आपका यहाँ पे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। उसके बाद कंचनजंगा बच्चों दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, K2 की अगर बात की जाए, तो K2 यह आपको K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टेन के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। उसके बाद धौलागिरी की बात की जाए, तो धौलागिरी बच्चों यह नेपाल में स्थित है और यह दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछी जा रही है भारत में सर्वाधिक चांदी पाई जाती है। जी हाँ, बताएंगे भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहाँ पे चांदी बहुत मात्रा में पाई जाती है। जी हाँ, बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में या मेघालय में? तो बताएंगे बच्चों फटाफट यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राजस्थान राज्य में सर्वाधिक चांदी उत्पादन की जाती है। ठीक है, अगर बात की जाए और यहाँ पे आपसे अगर पूछ दी जाए क्वेश्चन कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जी हाँ, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिल्कुल फास्ट आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी। उत्पादक राज्य कौन सी है? बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, यहाँ पे आपकी हो जाएगी मध्य प्रदेश।
जी हाँ, वो कौन सा राज्य है जो कि हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आपको पूछी जा रही है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? जी हाँ, हीराकुंड बांध किस नदी पे बनी हुई है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग सभी लोग बताएंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है, किस नदी पे बनाई गई है? तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हीराकुंड बांध आपको महानदी पर स्थित है। जी हाँ, अगर इसकी बात की जाए, इसके निर्माण की बात की जाए, तो ये बच्चों 1948 में इसका प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी इस बांध को बनने में, और यह बांध पूरी कंप्लीट बनकर हुआ 1953 में। जी हाँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए और आपसे पूछ दी जाए क्वेश्चन में कि दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे, दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सी है? बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे। तो जी हाँ बच्चों, दुनिया का सबसे लंबा बांध आपको हीराकुंड बांध है। जी हाँ, तो आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि कौन सी ऐसी नदी है, जी हाँ बताएंगे आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि नारायणी नदी भी कहा जाता है उसे। जी हाँ, नारायणी नदी के नाम से भी वह जाना जाता है। ऐसी कौन सी नदी है? बिल्कुल फास्ट आप लोग बताइएगा, नारायणी नदी के नाम से किस नदी को जानी जाती है? बिल्कुल फास्ट बच्चों। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग बोल रहे हो गंडक नदी, इट इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पे गंडक नदी को ही नारायणी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे लंबा है? जी हाँ, यहाँ पे वही सवाल आ गया, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी आपको जस्ट पहले मैं अभी बताया। तो बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग, भंगरा नागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या मैथान बांध? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी हीराकुंड बांध हमारा सबसे लंबा बांध है। जस्ट अभी आप लोगों को मैं बताया था, सेम वही क्वेश्चन आ गई। तो ये सभी जो क्वेश्चन और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखवाई जा रही है बच्चों, आपके बिहार डीएलएड इंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है आपके बिहार डीएलएड में। और बच्चों आप सभी को एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, जो भी यहाँ पे विद्यार्थी डीएलएड की क्लास कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे बस 2 से 3 दिन में बच्चों सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर भी आपको करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे परेशान नहीं होनी है, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको फुल्ली सेट यहाँ पे मरवा दी जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बच्चों। और इसमें भी आपको पूछा जा रहा है, बांध से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को पूछ दी जाती है। काफ़ी ये सब वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग याद करिएगा और ध्यान में रखते हुए इसका जवाब दीजिए। गंगा, भागीरथी, गंडक और घाघरा? जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे हो, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है, यानी टिहरी बांध को पानी भागीरथी नदी से मिलती है। जी हाँ, तो चलिए बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे देखिए बच्चों, गंडक नदी की मैं बात किया था, तो गंडक नदी को किस नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा नारायणी नदी, अगर आप लोग नहीं लिखे हो तो। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, गंडक नदी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और बच्चों यहाँ पे गंडक की बात की गई तो गंडक नदी को यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको बताया था नारायणी नदी भी कहा जाता है, नारायणी नदी के नाम से भी यह विख्यात है, इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो यह मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में स्थित है। ठीक है, यह नदी कहाँ पे स्थित है, मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में स्थित है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सभी आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे, भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्नों की और नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है सांभर झील। जी हाँ, सांभर झील किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल फास्ट आप सभी लोग बताएंगे। सांभर झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल फास्ट। तो वेल्डन बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सांभर झील राजस्थान के नागौर और जयपुर जिले में स्थित है। जी हाँ, तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपसे पूछ दी जाएगी बच्चों कि भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग, भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे बच्चों यहाँ पे कौन सी होगी राइट आंसर। भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील यहाँ पे हो जाएगा चिल्का झील। जी हाँ, चिल्का झील, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप लोग बताएंगे कि मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, जी हाँ मीठे जल की सबसे बड़ी झील, जी बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे, भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी। तो मीठे पानी का सबसे बड़ी झील यहाँ पे बच्चों हो जाएगी आपकी उलर झील। जी हाँ, कौन सी, तो उलर झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे पूछ दी जाए कि आप लोग बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, जी हाँ यहाँ पे भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील कौन सी है, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग, सबसे लंबी झील वो कौन सी है, सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील। जी हाँ, आप लोग लिख लीजिएगा वेम्बनाड झील। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप सभी को बतानी है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। जी हाँ बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे, भारत की सबसे ऊंची झील, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची झील में आपको एक ही झील है, वो है चोलामू झील। जी हाँ, चोलामू झील। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत की खारे जल का सबसे बड़ी झील यहाँ पे चिल्का झील हो जाएगा, और मीठे जल की सबसे बड़ी झील बच्चों उलर झील, और सबसे लंबी झील की अगर बात की जाए भारत की तो वो हो जाएगा वेम्बनाड झील, और ऊंची झील की बात की जाए तो वो हो जाएगा चोलामू झील। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते हुए अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और 1 रुपये के नोट पर निम्नलिखित के हस्ताक्षर होते हैं। जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट, 1 रुपये के नोट पर किनके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, या केंद्रीय वित्त सचिव, या राष्ट्रपति। जी हाँ बिल्कुल फास्ट आप सभी लोग बताएंगे 1 रुपये के नोट पर किनके हस्ताक्षर होते हैं। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के
हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाएगा अन्य नोटों पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। जी हाँ, अन्य नोटों पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, फटाफट आप लोग लिख लीजिए, अन्य नोटों पर हस्ताक्षर, ठीक है, किनके होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएंगे आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन, आप लोग इसको लिख लीजिए। आरबीआई का बच्चों यहाँ पे सिग्नेचर होता है, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए, और अगर बच्चों आपसे पूछ दी जाएगी कि वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव कौन हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे, तो यहाँ पे वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन जी हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं आपके लिए। सोमनाथन यहाँ पे पूछ दिया जा सकता है कि वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है भारत के, तो टीवी सोमनाथ हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दी जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं, जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, यहाँ पे लिखिए भारत के, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे। काफ़ी ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखवाए जा रहे हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन आपके लिए। जी हाँ, तो वर्तमान गवर्नर आपके हो जाएंगे यहाँ पे शक्तिकांत दास। जी हाँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, तो चलिए, शक्तिकांत दास, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पे पूछ दी जाएगी कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो इसका जवाब आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे बच्चों। ठीक है, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री, जी हाँ, यानी फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जा रही है, तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे फास्ट यहाँ पे वर्तमान की वित्त मंत्री कौन है, मीन्स फाइनेंस मंत्री। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर, और इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देनी है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बच्चों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछ रहा है। जी हाँ, बताएंगे आप सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जनेवा या लंदन। हाँ, बिल्कुल फास्ट आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगर इसकी बात की जाए, इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना यहाँ पे कब की गई थी, तो स्थापना बच्चों यहाँ पे 1914 में की गई थी। जी हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। अगर पूछ दी जाएगी आपसे कि आप लोग बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देशों का संगठन है, जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल 190 देशों का यहाँ पे संगठन है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगी बच्चों आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे, तो आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुकी है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जी बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी मनीलाल में, ऑप्शन सी हांगकांग में, और ऑप्शन डी बैंकॉक में। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे हो, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय आपको ऑटिगन सेंटर मनीलाल फिलीपींस में स्थित है। जी हाँ, कौन सी कंट्री है बच्चों, तो फिलीपींस। तो आप लोग इस कंट्री का नाम यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि कंट्री का नाम भी दे दिया जाएगा कि आप लोग को बतानी है कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों कौन सी देश वो है, तो वह फिलीपींस है। ठीक है, तो फिलीपींस में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक यानी तिलियां होती हैं, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसके जो चक्र होते हैं उसमें कितने तिलियां हैं,
ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 42। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगी। जी हाँ, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलिया होती है। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 24 यहाँ पे स्पोक्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन और इसमें आपसे पूछा जा रहा है फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था। जी हाँ, फ्रांस की क्रांति का नारा था, बताएंगे क्या था। ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी बंधुत्व, ऑप्शन सी सरलता और ऑप्शन डी आज़ादी। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे फ्रांस की जो क्रांति थी उसकी नारा क्या थी, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप सभी। तो जी हाँ, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे फ्रांस क्रांति का प्रसिद्ध नारा यहाँ पे क्या था, आप सब यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे था स्वतंत्रता। जी हाँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। जी हाँ, ये तीनों नारा यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे दी गई थी और ये काफ़ी ज़्यादा यह प्रसिद्ध नारा थी बच्चों फ्रांस की, ठीक है ना। चलिए तो आज की सेशन हम लोग बच्चों यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन जाते जाते बच्चों आप सभी को बतानी है। तो आप सभी से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा बच्चों। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पे यही मैं पूछना चाहूँगा कि भगवान का कोई धर्म नहीं, यह नारा किनके द्वारा दिया गया था। जी हाँ, भगवान का कोई धर्म नहीं, बताएंगे आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह नारा किनके द्वारा दी गई थी। कोई धर्म नहीं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय।